तो सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस क्या होता है। ठीक हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस। आपकी जो ग्लोमेरुलस है उसका स्ट्रक्चर क्या है ऑफ ग्लोमेरुलस। देखिए, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का किडनी के अंदर क्या होते हैं, आपके नेफ्रॉन होती हैं। ठीक है, ये बात सब बच्चे को पता है। अब ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर जो होता है उसको आप लोगों ने कुछ इस तरह समझना है कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जनाब यहाँ पर एक गुच्छा होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक गुच्छा होता है कैपिलरीज का। ठीक है, ये कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है इसको हम कहते होते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं आपका, ग्लोमेरुलस। मतलब कि ये जो कैपिलरीज का जो भी मैंने ये गुच्छा जो बनाया है इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब दूसरी बात ये होती है कि ये ग्लोमेरुलस को इस तरह आपका एक तरह की एक मतलब कि इस तरह मेम्ब्रेन होती है जो कि जनाब इसको कवर करती होती है। इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है आपका ग्लोमेरुलस, यानी कि इसका नाम होता है जीबीएम, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक हो गया एक बात। दूसरा ये वाला जो हिस्सा होता है इसका नाम होता है जनाब आपका ग्लोमेरुलस। क्या होता है आपका, ग्लोमेरुलस का गुच्छा होता है। कैपिलरीज का ये बेसिकली गुच्छा होता है। कौन सा गुच्छा होता है, आपकी कैपिलरीज का गुच्छा होता है। तो इसको आपने कहना है कि ये जनाब आपका ग्लोमेरुलस है जो कि आपकी कैपिलरीज का गुच्छा होता है। और ये वाली जो स्पेस अभी मैंने इस तरह बनाई है, ये वाली स्पेस, इस स्पेस को कहते हैं बोमैन स्पेस। इस स्पेस को कहा जाता है आपका बोमैन स्पेस। इस स्पेस को कहा जाता है आपकी बोमैन स्पेस, बोमैन स्पेस। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझा, देखें जो आपका स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस का वो क्या है। आप लोगों ने कहना है कि आपका मेनली जो ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर मुश्तमिल होता है वो एक ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज का गुच्छा होता है। ठीक हो गया, उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। और उसके नीचे जो होता है वो एक तरह का बोमैन स्पेस होता है। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस के अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं। देखें, ये जो आपकी ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती है ना, इस कैपिलरीज को बेसिकली एक नाम दिया जाता है। उन कैपिलरीज का नाम होता है फिनस्ट्रेटेड कैपिलरीज। और ये किसके बने होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स के। हाँ जी, क्वेश्चन आता है कि हाँ जी जनाब आपकी जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है वो किसकी बनी होती है, तो आपने कहना है कि आपकी एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है। एक और क्वेश्चन आता है कि हाँ जी जब किडनी के अंदर आपकी किस तरह की कैपिलरीज होती है, तो आप लोगों ने कहना है फिनस्ट्रेटेड कैपिलरीज। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिनस्ट्रेटेड कैपिलरीज क्या होता है। देखिए जी, फिनस्ट्रेटेड कैपिलरीज ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक एंडोथेलियल सेल है। ठीक हो गया, ये आपका एंडोथेलियल सेल्स है। ठीक हो गया, इनके दरमियान में एक तरह का इस तरह का एक पॉइंट होता है जिधर से जनाब आपका एक तरह का जंक्शन होता है, गैप जंक्शन, जिससे से जनाब पार्टिकल जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, और हमें ये जरूरत है, हमें क्यों जरूरत है, हमें इस वजह से जरूरत है कि क्योंकि आपका जो यूरिन बनता होता है वो ब्लड से बनता है। आपका ब्लड आता है आपकी किडनी की तरफ और उस किडनी का 20% या 25% जो हिस्सा होता है वो जनाब आपका मतलब कि आपके किडनी की तरफ आता है पूरे ब्लड का, और उससे फिर आपका क्या बनता होता है, आपका यूरिन बनता होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये फिनस्ट्रेटेड कैपिलरीज ना हो तो इससे पार्टिकल्स जो होंगे वो पास नहीं होंगे। जब आपके फ्लूइड्स या पार्टिकल पास ना हो तो इसके नतीजे में जो होगा वो यूरिन नहीं बनेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल नंबर 1 आप लोगों ने कहना है कि जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस है, आपने कहना है कि जो आपका ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं उसको कहते होते हैं जनाब आपकी फिनस्ट्रेटेड कैपिलरीज। और ये जो सेल्स होते हैं इनको कहा जाता है आपके एंडोथेलियल सेल्स। कौन से होते हैं आपके, एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि जनाब फिनस्ट्रेटेड कैपिलरीज है। मैंने कहा कि उनके दरमियान में क्या होती है, एक तरह का यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है जिससे जनाब एक पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे जनाब सब्सटेंस पास कर सकते हैं। ठीक होगा, ये हमने बात की। अब थोड़ी-सी इस बात को आप लोगों ने गौर करना है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई ऐसा सीन होगा कि हाँ जी जनाब ये हर तरह के पार्टिकल ना गुजरे, इसका कोई डायामीटर होगा ना। ये तो नहीं है कि हाँ जी जनाब ये हर तरह के पार्टिकल को गुजारना शुरू कर देंगे, तो इसका एक होता है पर्टिकुलर डायामीटर। तो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में जो डायामीटर होता है वो तकरीबन होता है आपका 70 टू 100 नैनोमीटर। कितना होता है आपका, 70 टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो समझ आ गई कि फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का साइज़ 70 टू 100 नैनोमीटर है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि 100 नैनोमीटर वाले सब्सटेंस गुज़र सकते हैं, 80 नैनोमीटर वाले सब्सटेंस गुज़र सकते हैं, 60 नैनोमीटर वाले सब्सटेंस गुज़र सकते हैं, 50 वाले गुज़र सकते हैं। या आप इस तरह समझें कि फॉर एग्जांपल एक दरवाज़ा है, उस दरवाज़े का साइज़ है 70 से लेके 100 नैनोमीटर के दरमियान में, ठीक है? तो इसका मतलब है जिस चीज़ का साइज़ 100 नैनोमीटर से कम होगा वो गुज़र सकती है।
ठीक है? और वो चीज़ें जिनका साइज़ 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा वो नहीं गुज़र सकते। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम यही अप्लाई होता है कि जनाब वो सब्सटेंस जिनका साइज़ आपका 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, वो आपकी एंडोथेलियल सेल से नहीं गुज़र सकते। ठीक हो गया? तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, आपका जो ग्लोमेरुलस होता है वो जनाब एक तरह का गुच्छा होता है कैपिलरीज़ का, किसी-किसी बुक में लिखा हुआ है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज़, किसी-किसी बुक में लिखा हुआ है कि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़। आपने इस तरह के लिखना है कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज़, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़। उसके बाद क्या होता है, आपने ये बात करनी है कि हाँ जी जनाब, वहाँ पर आपके जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स को कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स, और जो कैपिलरीज़ होती हैं, वो होती हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़। और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़ हमें क्यों चाहिए? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़ हमें इस वजह से चाहिए ताकि आपके जो पोर्स हैं, उससे जो सब्सटेंस है वो ईज़िली पास हो सके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोर्स ना होते, ये सब्सटेंस ईज़िली पास ना होते, तो इधर से फिर आपका यूरिन ना बनता। तो जब आपका यूरिन ना बनता तो फिर क्या होता? आपने ये कहना था यूरिन क्या? ना बनता। तो जब आपका यूरिन ना बनता तो फिर मतलब कि वो सारा इस वजह से हमारा ये ज़रूरत होती है, तो आपने ये कहना है, ठीक है? अब हम आते हैं ये वाले पॉइंट पर जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते होते हैं आपका ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है? इस स्ट्रक्चर को बेसमेंट मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा-सा सेपरेट करके दिखाऊँगा, मतलब कि इसको ज़ूम करके मैं एक और जगह पर दिखाऊँगा कि हाँ जी जनाब ये है क्या? तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब, जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसकी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। जो आपकी ग्लोमेरुलस बेसिन मेम्ब्रेन होती है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं? आपने कहना 3 लेयर्स होती हैं। मतलब कि कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनाब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपकी ग्लोमेरुलस बेसिन मेम्ब्रेन का, ठीक है? ये इस तरह 3 लेयर्स होती हैं, ये जनाब आपकी। और वो लेयर जो कि आपके एंडोथेलियल सेल्स की तरफ होती है, वो लेयर जो आपके एंडोथेलियल सेल्स की तरफ होती है। मुझे ये बताएँ कि आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपका क्या था? एक तरह का टफ्ट ऑफ कैपिलरीज़ का गुच्छा था, समझ आ रही है ये? यहाँ पर और कैपिलरीज़ किसकी बनी है? एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई है। तो वो लेयर जो कि एंडोथेलियल सेल्स की तरफ होती हैं, इसको हम कहते होते हैं लैमिना रेरा इंटरना। इसका नाम क्या होता है आपका? लैमिना रेरा इंटरना। तो आपने कहना है इसका जो नाम होता है उसको हम कहते हैं लैमिना रेरा इंटरना, ठीक हो गया? उसके बाद वो लेयर जो कि जनाब आपकी एक तरह की बोमेन स्पेस की तरफ होती है, ठीक है? मतलब कि बोमेन स्पेस की तरफ हो गई, उसको हम कहते होते हैं लैमिना रेरा एक्सटर्ना। क्या कहते होते हैं आपका? लैमिना रेरा एक्सटर्ना। ये हम कह देते होते हैं। अब इन दोनों लेयर के 2 और नाम भी होते हैं। मेरी बात को थोड़ा-सा गौर करना है। आप लोगों ने मुझे बताना है जो लैमिना रेरा इंटरना होता है, वो लेयर आपकी किसकी तरफ है? शाबाश! वो लेयर जो होती है वो आपकी किसकी तरफ होती है? वो लेयर होती है आपके एंडोथेलियल सेल्स की तरफ। तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो ये होता है एंडोथेलियल लेयर। क्या होता है आपका? एंडोथेलियल लेयर। मतलब कि जो आप लोगों की लैमिना रेरा इंटरना होता है, इसका जो दूसरा नाम होता है उसका नाम होता है एंडोथेलियल लेयर। जो आपकी लैमिना रेरा एक्सटर्ना होता है, लैमिना रेरा एक्सटर्ना होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात नोट करने वाली होगी कि जनाब ये जो बोमेन स्पेस होती है ना, बोमेन स्पेस के नीचे यहाँ पर होते हैं आपके मेसेंचियल सेल्स। आपको पोडोसाइट्स सॉरी नॉट मेसेंचियल सेल, पोडोसाइट्स होते हैं। तो जो आपके पोडोसाइट्स होते हैं, ठीक हो गया? यहाँ पर पोडोसाइट्स होते हैं, ठीक हो गया? तो आपकी जो आउटर लेयर है, वो आपकी किस तरफ हुई? वो आपकी किस तरफ हुई? बोमेन स्पेस की तरफ हुई ना। तो जब वो आपकी लेयर बोमेन स्पेस की तरफ हुई और वहाँ पर सेल्स कौन से हैं आपके? पोडोसाइटल सेल्स हैं। तो इस वजह से हम उस लोअर लेयर को कहते होते हैं आपकी पोडोसाइटल लेयर। उस लेयर को क्या कहते होते हैं? आपकी पोडोसाइटल लेयर। मेरी बात को थोड़ा-सा और गौर करना है, देखें कि आपके जिस बच्चे को ये बिल्कुल बेसिक समझ आ गई, यकीन करें ये आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि हम पूरी रेनल जब फिजियो डिस्कस करेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपका ईज़िली कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हाँ जी जनाब, आपकी 3 लेयर्स होती हैं। एक जो ऊपर वाली लेयर होती है उसका नाम एक होता है लैमिना रेरा इंटरना, और वो लेयर आपकी एंडोथेलियल सेल्स की तरफ होती है, और उसका दूसरा नाम होता है एंडोथेलियल लेयर। जो आपकी बिल्कुल आउटर लेयर होती है दूसरी तरफ वाली, उसको हम कहते होते हैं लैमिना रेरा एक्सटर्ना, और ये लेयर जो होती है वो आपके बोमेन स्पेस की तरफ होती है, और बोमेन स्पेस की तरफ आपके सेल्स पाए जाते हैं। उन सेल्स को कहते हैं पोडोसाइटल सेल्स। इस वजह से इस लेयर का नाम होता है पोडोसाइटल लेयर। और ये जो दरमियान में होती है ये जनाब आपका, आपने कहना है यहाँ पर जनाब आपका क्या होता है? टाइप 4 कोलाजन पाए जाते हैं। क्या होता है आपका? टाइप 4 कोलाजन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? टाइप 4 कोलाजन पाए जाते हैं, और इसके साथ आपकी हेपारिन लाइक सल्फेट होते हैं। कौन-सा मॉलिक्यूल होते हैं आपके? हेपारिन लाइक सल्फेट। आपने कहना है कि आपके टाइप 4 कोलाजन पाए जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? आपके हेपारिन लाइक सल्फेट मॉलिक्यूल होता है। अब जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको बेसिकली इसका जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। ये बहुत ज़्यादा मेन इंपोर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब, आपकी जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसका चार्ज कौन-सा होता है? तो आपने क्या कहना है?
आपने सिंपल सी बात कहनी है कि इसका जो चार्ज होगा वो कौन-सा होगा आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक हो गया? अब देखें आपकी जो ग्लोमेरुलस बेस मेम्ब्रेन होती है उसका कौन-सा चार्ज है आपका नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया? तो जब आपकी ग्लोमेरुलस बेस मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको नेगेटिव चार्ज कौन देता है? एक होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये आपको देती होती हैं, दूसरा होता है हेपारिन लाइक सल्फेट, ये आपको नेगेटिव चार्ज देता होता है, ठीक हो गया? अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, जो आपके नेगेटिव सब्सटेंस होंगे, फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर जो नेगेटिव सब्सटेंस होंगे, क्या वो आपके इज़िली पास कर सकेंगे इधर से? यानी कि जो आपकी ग्लोमेरुलस बेस मेम्ब्रेन को पास करके आपकी बोमन स्पेस में आ सकेंगे इज़िली? ठीक हो गया? बताएँ जी। नहीं आ सकेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो चार्ज है वो कौन-सा आपका नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जो होता है, वो नेगेटिव चार्ज को एक तरह का रिपेल करता है, ठीक हो गया? और अगर फॉर एग्जांपल हम पॉजिटिव चार्ज को देखें, तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो आपके वुमन स्पेस के अंदर आएँगे कि नहीं आएँगे? वो इज़िली आ जाते हैं। तो आपने कहना है वो क्यों आते हैं? वो इस वजह से आते हैं क्योंकि आपकी जो ग्लोमेरुलस बेस मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो वुमन स्पेस के अंदर आराम से आ जाते हैं। न्यूट्रल जो मान स सब्सटेंस होते हैं, वो भी कुछ आ जाते हैं। लेकिन न्यूट्रल सब्सटेंस को भी आने में थोड़ा-सा ना मतलब कि परेशानी होती है, लेकिन वो आ जाते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोटीन्स जो होती हैं, क्या वो नॉर्मल बंदे के आपकी वुमन स्पेस में आती हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह समझे कि वो चीज़ जो यहाँ पर वुमन स्पेस के अंदर आ जाती है ना, वुमन स्पेस के अंदर आ जाती है। मोस्टली उनमें से जो चीज़ें होती हैं, वो कहाँ जाती हैं आपके यूरिन में जाती है। कहाँ जाती है आपके यूरिन में जाती है, ठीक है? तो अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है, क्या आपके नॉर्मल बंदे के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, वो जनाब यहाँ पर वुमन स्पेस के अंदर आती हैं? तो आप खुद कह रहे हो कि नॉर्मल बंदे के अंदर जो वुमन स्पेस के अंदर प्रोटीन नहीं आती। तो आपकी प्रोटीन क्यों नहीं आती? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि ऐसी क्या वजह है कि प्रोटीन आपकी वुमन स्पेस के अंदर नहीं आती? शाबाश! ये क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। तो मतलब कि वेरी गुड शाबाश का शान तो आप लोगों ने इसका आंसर कुछ इस तरह देना है कि आपकी प्रोटीन्स इस वजह से आपकी वुमन स्पेस में नहीं आती क्योंकि आपकी प्रोटीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, नंबर 1। नंबर 2 आपने ये बात करनी है कि आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं उनका साइज़ होता है ज़्यादा। जब उनका साइज़ ज़्यादा होता है तो वो जनाब आपके एंडोथेलियल सेल से पास नहीं करेंगी। जब वो एंडोथेलियल सेल से पास नहीं करेंगी तो वो आपकी वुमन बेसमेंट मेम्ब्रेन से नहीं पास करेंगी। जब आपकी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं करेगी तो वहाँ पर तो है ही नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज को वैसे रिपेल करेगा जिसकी वजह से वो क्या होगा पास नहीं करेगी, वुमन स्पेस में नहीं आएगी। जब आपकी वुमन स्पेस में नहीं आई तो वो आपकी कहाँ रही? ऊपर ही रहती हैं, आपके नीचे नहीं आती। ठीक हो गया? अभी तक जो मैंने सारा पढ़ाया 1 मिनट के अंदर मैं सारा रिपीट करता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस के अंदर आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि आपके जो ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर होता है, वो बना होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज़ और ये जो कैपिलरीज़ होती हैं, वो होती हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़ और ये जो सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स। कौन से होते हैं आपके? एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है? और ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये बेसिकली आपके इनके अंदर जो फेनेस्ट्रेटेड सॉरी कैपिलरीज़ होती हैं, वो इस वजह से होती है क्योंकि जो सब्सटेंस होते हैं, वो ईज़िली पास कर सकें। कैपिलरीज़ वही होती है जिनसे ईज़िली पास कर सकते हैं, वो होती है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़। अगर ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़ ना होती, तो आपके सब्सटेंस पास ना करते। जब आपके सब्सटेंस ना पास करते, तो इसकी वजह से जो आपका फ्लूइड था, वो आपकी वुमन स्पेस में ना आता। ठीक हो गया? उसके बाद आपने ये कहना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़ होती हैं, इनका जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इनके दरमियान में जो गैप होता है, वो 70-100 नैनोमीटर के दरमियान में होता है। तो कोई भी सब्सटेंस जिनका डायामीटर आपके 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा, तो वो तो गुज़रने वाला नहीं। बात इधर ही खत्म। ठीक हो गया? उसके बाद वो सब्सटेंस जिनका साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 नैनोमीटर से कम है, वो जनाब आए, इधर से गुज़रे और वो जनाब आप समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो पॉज़िटिव चार्ज है जिसमें सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, कुछ क्लोराइड चलो नेगेटिव चार्ज फ्लूइड है। उसके बाद जनाब आपका ग्लूकोज़ आ गया, उसके बाद मिनरल्स आ गए, ये इधर आ गए। उसके बाद आपने देखना है कि ये जो बो बो बे ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जनाब आपकी बेसिकली 3 लेयर्स की बनी हुई है। इनके ऊपर जो 3 लेयर्स होती हैं, जो आउटर लेयर होती है, इसको कहते होते हैं लैमिनार एरा इंटरना। एक लेयर होती है जो कि जनाब आपकी आपके वुमन स्पेस की तरफ होती है, उसको हम कहते हैं लैमिनार एरा एक्सटर्ना और लैमिनार एरा इंटरना का दूसरा नाम होता है आपका एंडोथेलियल लेयर और लैमिनार एरा एक्सटर्ना का दूसरा नाम होता है आपका पोडोसाइटल लेयर और इनके दरमियान में जो लेयर होती है उसका उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसका वो जो होती है वो जनाब आपकी टाइप 4 कोलाजन की बनी होती है। ये बहुत ज़्यादा मेन इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ होता है कि टाइप 4 कोलाजन किसके अंदर होता है? आपने कहना है किडनी के अंदर। इसके अलावा कुछ और ऑर्गन भी होते हैं उसके अंदर भी टाइप 4 कोलाजन होता है, ठीक हो गया? आपने कहना है कि जो आपकी ग्लोमेरुलस बेसिस मेम्ब्रेन होती है ये जनाब आपकी एक तरह का हेपारिन लाइक सल्फेट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज देता है। ये नेगेटिव चार्ज जो होता है वो दूसरे चार्ज को आप तो इधर से नेगेटिव चार्ज को गुजरने नहीं देती, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से फिर इधर से पास कर जाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो बंदा पूछ सकता है वरना हम नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं। शाबाश! एनीवन कोई ऐसा बचा जिसका कोई क्वेश्चन हो? अब अगर इधर से मैं आप लोगों के सामने कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनाब इस तरह था, ठीक हो गया? ये जनाब इस तरह था, ठीक हो गया? मतलब कि
आपने कहना है सबसे पहले ये क्या था आपका टाफ्ट ऑफ कैपिलरीज था, ठीक हो गया, टाफ्ट ऑफ कैपिलरीज था। ये टाफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो होते हैं ये जनाब किसका बना आपका एंडोथेलियल सेल्स का बना होता है, एंडोथेलियल सेल्स का बना होता है, ये आपने बात करनी है। उसके बाद आपने कहना है कि ये जनाब आपका ग्लोमेरुलस बेस मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है, ठीक हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जस्ट आप इस तरह समझें कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे का मतलब कि एक तरह का कुछ सब्सटेंस जो थे वो जनाब आपके 100 नैनोमीटर से कम थे, वो गुजर कर यहाँ आ गए, ठीक हो गया, यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके अंदर जनाब ग्लूकोज था, उसके अंदर जनाब कुछ प्रोटीन्स थी जिनका साइज 100 नैनोमीटर से कम था, आप इस तरह समझें। एल्ब्यूमिन थी फॉर एग्जांपल, ग्लोबुलिन थी, ये जनाब आपकी इधर आ गई, ठीक होगा, ग्लूकोज हो गया, सोडियम आयंस भी कुछ आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो होती हैं वो आगे नहीं जाती, प्रोटीन जो आगे नहीं जाते, ठीक हो गया। लेकिन आगे देखें कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ फिर भी प्रोटीन चली जाए, अगर नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर भी रहा है लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव प्रोटीन चली जाए तो क्या होता है, आगे रोकने के लिए यहाँ पर जो आपकी वुमन स्पेस होती है, यहाँ पर जनाब आपका इस तरह का एक गुच्छा वाला एक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप कहते होते हो जनाब आपका पोडोसाइट। क्या कहते होते हैं आपका पोडोसाइट। अब ये पोडोसाइट और ये पोडोसाइट और आपका ये पोडोसाइट, ये आपका ये पोडोसाइट, ठीक हो गया। ये सारे जो पोडोसाइट होते हैं, ये जनाब इनके दरमियान में जो बैरियर होता है ना ये वाला, इस बैरियर को कहते होते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। यानी कि आपने कहना है आपने कहना है पोडोसाइट, और पोडोसाइट के दरमियान में जो बैरियर होता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या कहते हैं आपका फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक हो गया। तो जो सब्सटेंस, अब देखना थोड़ा सा गौर करना है, कहते हैं आपका फिल्ट्रेशन स्लिट। अब यहाँ पर एक और पंगा होता है, वो क्या पंगा होता है कि यहाँ पर जो आपके पोडोसाइट होते हैं, यहाँ पर जनाब आपके एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुंडी की तरह लगा होता है, इसका नाम होता है नेफ्रिन। क्या नाम होता है इसका, नेफ्रिन होता है। मतलब के पोडोसाइट्स को आपस में एक स्ट्रक्चर जोड़ता है कुंडी की तरह, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है नेफ्रिन। जस्ट इस तरह सोचें कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ठीक हो गया, इस तरह होता है, ठीक हो गया। ये स्ट्रक्चर कैसे होता है आपका, इस तरह। तो अब आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है कि ये जनाब सारा इस तरह स्ट्रक्चर पाया गया है, क्या होता है आपका इस तरह स्ट्रक्चर पाया गया है, ठीक हो गया। ये जनाब इस तरह स्ट्रक्चर पाया गया, ये इस तरह स्ट्रक्चर पाया गया। अब थोड़ा सा गौर करें कि अगर फॉर एग्जांपल आपके वो सब्सटेंस जो 100 नैनोमीटर से कम थे, 100 नैनोमीटर से कम थे, वो जनाब आए, उन्होंने जनाब आराम से आपका मतलब कि ग्लोमेरुलस को पास किया, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब वो नेगेटिव चार्ज को भी पास कर गए, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में जो आपका एक तरह का ये जो स्ट्रक्चर होता है, इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होती है, इनके दरमियान में जो साइज होता है, जो स्पेस होती है, वो जो डायामीटर होता है, वो जनाब आपका किसी किसी बुक में लिखा हुआ है तकरीबन 15 नैनोमीटर होता है। वो कितना होता है आपका 50 नैनोमीटर होता है, 50 टू 60 नैनोमीटर होता है, आप इस तरह समझ सकते हैं। मतलब कि वो कितना होता है आपका 50 टू 60 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो डायमीटर होता है वो कहता है 50 टू 60 नैनोमीटर होता है। अब मेरी बात को गौर कीजिएगा, अगर फॉर एग्जांपल शाबाश, अगर फॉर एग्जांपल 100 नैनोमीटर से कम वाले सब्सटेंस आए, तो इधर से ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, इधर से कितने वाले गुजरेंगे, क्या आपके 50 से 60 वाले गुजरेंगे, उससे ऊपर वाले नहीं गुजरेंगे, उससे ऊपर वाले नहीं गुजरेंगे, समझ आ रही है। उससे ऊपर वाले नहीं गुजरेंगे, सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 वाले जो होंगे वो गुजरेंगे। बाकी वाले जो साइज वाले जो सब्सटेंस होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे, बाकी जो होंगे वो नीचे आ गए। अब देखें जैसे ही ये सब्सटेंस जो है वो नीचे आए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर आते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ रहे और यहाँ पर जनाब कुंडी की तरह का स्ट्रक्चर है, और इस कुंडी की तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं आपका नेफ्री। नेफ्रिन आपके ऐसे साइज को देने की इजाजत देता है जिनका तकरीबन आपसे 5 टू 7 नैनोमीटर का साइज होता है। क्या होता है आपका 5 टू 7 नैनोमीटर जिनका साइज होता है ना, सिर्फ और सिर्फ उन पार्टिकल को नेफ्रिन गुजरने देते हैं, ठीक हो गया। अब देखें मतलब कि कितनी रुकावटें, सबसे पहले एंडोथेलियल सेल्स, वहां पर कौन से सब्सटेंस गुजर सकते हैं जिनका डायामीटर तकरीबन 100 नैनोमीटर तक का है, उससे ऊपर वाले नहीं गुजर सकते। उसके बाद दूसरा गैप, यानी कि वो सब्सटेंस गुजर के आ गए जनाब कहां पर आपकी एक तरह की मतलब के ग्लोमेरुलस बेस मेम्ब्रेन के पास आ गया। ग्लोमेरुलस बेस मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसने नेगेटिव चार्ज को आने नहीं दिया, लेकिन फिर भी समझो कि कुछ नेगेटिव चार्ज आ गए। उसके बाद आपके नीचे आते हैं तो वहां पर होते हैं आपके पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स जो होते हैं उनके दरमियान में स्पेस होती है, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। और फिल्ट्रेशन स्लिट जो होते हैं वो तकरीबन 50 नैनोमीटर के राउंड अबाउट जिनका साइज होता है, जो डायमीटर होता है, उनको जनाब गुजरने देते हैं, ठीक हो गया। आगे आपका आता है ये नेफ्रिन साहब, क्या होता है आपका नेफ्रिन। ये नेफ्रिन जो होता है ये जनाब आगे पढ़े हुए, और ये जनाब उन सब्सटेंस
को गुजरने देते हैं जिनका डायामीटर आपका 5 टू 7 नैनोमीटर होता है। कितना होता है आपका? 5 टू 7 नैनोमीटर होता है। तो बाकी वाले जो सब्सटेंस फॉर एग्जांपल जो नहीं गुजरते वो कहाँ जाते हैं? तो आप लोगों ने कहना है जो बाकी सब्सटेंस जिनका डायामीटर ज़्यादा होता है, ये नेफ्रिन साहब क्या काम करते हैं, ये नेफ्रिन साहब आपका एक तरह का इधर उनको पकड़ लेते हैं, क्या करते हैं इधर उनको पकड़ लेते हैं और पोडोसाइट्स उनको इंगल्फ कर लेते हैं। क्या करते हैं आपका पोडोसाइट उनको इंगल्फ कर लेते हैं। पोडोसाइट इंगल्फ कर सकते हैं, साथ उसके मेसेंजियल सेल्स इंगल्फ कर सकते हैं, ये हेल्प कर लेते हैं, जिसकी वजह से जनाब आपका उधर इंगल्फिंग वाला सीन भी हो रहा होता है और यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर नेफ्रिन प्रोटीन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं नेफ्राइटिस, ठीक हो गया? क्या कहते हैं आपका? नेफ्राइटिस कहते हैं। या नेफ्रिन प्रोटीन डैमेज हो जाती है, तो क्या आपकी जो सब्सटेंस नेफ्रिन जो पकड़े हुए था, वो आप पकड़ सकेगा कि नहीं पकड़ सकेगा? शाबाश! तो वो नहीं पकड़ सकेगा, जब वो नहीं पकड़ सकेगा तो इसके नतीजे में जो आपके आरबीसी हैं, जो आपके प्रोटीन्स हैं, वो भी जनाब आपके यूरिन में आएँगे, ठीक होगा? वो भी आपके यूरिन में आएँगे। नॉर्मल बंदे के एक बात अभी भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी आप यूरिन एनालिसिस करते हो, आपने अपने घर में देखनी है कोई रिपोर्ट, ठीक हो गया? वो रिपोर्ट अगर आपके पास यूरिन एनालिसिस की होगी, तो उसमें आपने देखना है कि जनाब साहब अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल उस बंदे के यूरिन में प्रोटीन आ रही है, उस बंदे के यूरिन में आपके आरबीसी आ रहे हैं, उस बंदे के यूरिन में आपके ग्लूकोज़ आ रहे हैं, तो वो एब्नॉर्मल है। कभी भी किसी भी बंदे के यूरिन में प्रोटीन नहीं आती, कभी भी किसी भी बंदे के यूरिन में उसके ब्लड सेल्स नहीं आते। अगर वो आ रहे हैं, तो वो किसी न किसी एब्नॉर्मैलिटी को शो करवा रहे हैं, वो किसी न किसी जगह पर शो कर रहे हैं कि आपकी किडनी को कुछ न कुछ हो रहा है, ठीक हो गया? तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। ग्लूकोज़ आपकी आती है जब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को एक तरह का मतलब कि डायबिटीज़ हो, उस वक़्त आती है, वरना ग्लूकोज़ भी आपकी नहीं आती, तो वो नहीं आती, कैसे आती है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो क्या सीन क्या होता है। तो देखें, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो बंदा पूछ सकता है, वरना एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो आप लोगों को ये बात का पता होना चाहिए कि जो ग्लोमेरुलस होता है, वो जनाब आपका एक तरह का टफ्ट ऑफ कैपिलरीज़ होता है, वो जनाब बना होता है एंडोथेलियल सेल्स का होता है। इस एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में जो गैप होता है, वो तकरीबन 70 से 100 नैनोमीटर का होता है। वो जनाब 100 नैनोमीटर से कम वाले सब्सटेंस को गुजरने देता है, जिससे जनाब आपके सब्सटेंस जो होते हैं, वो जनाब आपको ग्लोमेरुलस बेस मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं। ग्लोमेरुलस बेस मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? यहाँ पर जो कोलाजन होता है, वो टाइप 4 कोलाजन होता है, हेपारिन लाइक सल्फेट होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है और ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस जो होते हैं, वो वुमन स्पेस के अंदर नहीं आते। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को मतलब कि फिर भी आ जाते हैं और उसके बाद जो होता है वुमन स्पेस के अंदर आपके क्या होते हैं, एक तरह के पोडोसाइट्स होते हैं। एक पोडोसाइट दूसरे पोडोसाइट के दरमियान में जो रास्ता होता है, जो स्पेस होती है, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट और उन दोनों के दरमियान में प्रोटीन होती है, उसको हम कहते हैं नेफ्रिन प्रोटीन। ये नेफ्रिन प्रोटीन जो होती है, वो बड़े वाले साइज़ मॉलिक्यूल को जो होते हैं, वो 5 टू 7 नैनोमीटर वाले जो होते हैं, उनको गुजरने नहीं देती। बाकी वाले जो सब्सटेंस होते हैं, उनको गुजरने दे देती है। लेकिन फिल्ट्रेशन स्लिट की बात कर लें, फिल्ट्रेशन स्लिट जो होता है, वो तकरीबन आपके 50 नैनोमीटर से कम वाले सब्सटेंस को गुजरने देता है। लेकिन नेफ्रिन जो होती है, वो 5 टू 7 नैनोमीटर से कम वाले सब्सटेंस को गुजरने देती है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि 2 आपके पोडोसाइट्स के दरमियान में जो स्पेस होती है, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट ये वाला और इनके दरमियान में कहता है आपका 50 टू 60 नैनोमीटर होता है। तो 50 नैनोमीटर से जिनका साइज़ कम होता है, उनको गुजरने देती है। लेकिन मसला आ गया ये कि यहाँ पर नेफ्रिन प्रोटीन है और ये नेफ्रिन प्रोटीन आगे नहीं गुजरने देते, ठीक हो गया? तो ये था जनाब आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस। यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। शाबाश एनीवन कोई ऐसा बच्चा जिसका क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस में से।